सो इट शुड बी रेगुलराइज और ये एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और बहुत ज्यादा इसके अंदर खामियां हैं। इसमें मेन 3 क्लोज यही है कि एक 15% वाला इशू वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा पैनिक करने वाला है हर स्कूल के लिए। हमें ऐसा लगा है कि सरकार ने हमें वाकई इस बार धोखा दिया है, इसकी जरूरत नहीं थी। जितनी भी पेमेंट्स हैं जो हम पेमेंट्स करते हैं स्कूल को, वो सारी कैशलेस माध्यम से होनी चाहिए। जो कैश है उसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सारा झोल उसी में होता है। नमस्कार, फोपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में बढ़ी हुई फीस को लेकर के लगातार बवाल जारी है। इसी कड़ी में आज पेरेंट्स यूनाइटेड वॉइस की तरफ से एक पीसी रखी जा रही है जिसमें कई मुद्दों को उठाया जाएगा। चलिए सुनते हैं क्या मुद्दे आज पेरेंट्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हाईलाइट करना चाहते हैं। ग्रीवियंसेस हम सभी दिल्ली के स्कूलों की यूनाइटेड पेरेंट्स के मन से भी पहले भी साझा हुई हैं कि फेयर पीटीए इलेक्शन चाहिए दिल्ली के हर स्कूल को और ये लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए। जैसे हमारे साथी ने भी बोला अभी कि जैसे आप लोग अपने एमएलए को नॉमिनेट नहीं कर सकते, तो ऐसे ही पेरेंट्स के ऊपर ये चीजें क्यों थोपी जा रही हैं। सो इट शुड बी रेगुलराइज और ये एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और बहुत ज्यादा इसके अंदर खामियां हैं। मेरा सरकार से एक ही आग्रह रहेगा कि अध्यादेश ला करके चलिए, आपने जो भी आपके कैपेसिटी में था आपने वो किया, बट अभी भी देर नहीं हुई है। पेरेंट्स को इसमें साझेदार बनाइए, कॉन्फिडेंस में लेकर के जो भी त्रुटियां हैं, ठीक है, उसको ठीक करके हम एक आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और इसके बाद में मीनाक्षी जी, वैसे तो सबने सब कुछ बोल ही दिया है, ऐसा कुछ नया मेरे पास नहीं है बोलने के लिए, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है कि ये बिल लाने की जरूरत क्या थी। पहले जो एजुकेशन बिल है वो अपने आप में सफिशिएंट है, कुछ सुधार की जरूरत है तो उसमें कर देते हैं। ये नया हम पे अचानक से लाके थोप दिया गया है। फीस के इशू इससे खत्म नहीं होंगे और बढ़ेंगे। अगर 15% पेरेंट्स की जो बात कही गई है, हम कहाँ से इकट्ठे करेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा। हमें पेरेंट्स की और चिंताएं इस आपके ही बल्कि मैं कहूंगी मीडिया के माध्यम से जितने हमें चीजें पता चली हैं, उसमें मेन 3 क्लोज यही है कि एक 15% वाला इशू वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा पैनिक करने वाला है हर स्कूल के लिए। दूसरा, अगर 3 लेवल जो कमेटी बनाई गई है, उन कमेटियों में आप तीसरे लेवल पे ऑडिट का आपने प्रावधान रखा है, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? इस प्रोसेस को इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया है? ये कैपिंग विक्टिम को करने के लिए करी है आपने, या फिर स्कूलों में जो फीस बढ़ाई गई है उसको कैपिंग करने के लिए कोई भी बिल होना चाहिए था? हमें ऐसा लगा है कि सरकार ने हमें वाकई इस बार धोखा दिया है, इसकी जरूरत नहीं थी। और तीसरी बात यही कहेंगे कि जो भी चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंट वे में आती तो हम लोग सब, हम भी और जो बाकी जो पेरेंट्स यहाँ नहीं आ पाए हैं उन तक भी हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि वो सब इसको एग्री करते। अभी भी हम चाहते हैं कि सरकार इस बिल को सार्वजनिक करे, इस पे रायशुमारी हो। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास फिर एक प्रोटेस्ट का ही रास्ता बचता है, वो हम करेंगे। अभी हमने कुछ सरकार को सजेशन दिए थे, वो सजेशन मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि एक बार जो भी फीस डिसाइड हो जाए उसके ऊपर लॉक इन पीरियड रहना चाहिए 3 साल का। 3 साल तक स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने का आदेश होना चाहिए। जो स्कूलों की पेरेंट्स रिप्रेजेंटेशन है, पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, 5 हैं, उनके पास वोटिंग राइट होना चाहिए स्कूलों के मुद्दों को एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। और वो पेरेंट्स लीड चुन करके आनी चाहिए ताकि अन्य अभिभावकों को पता हो कि कौन हमारे मुद्दों को ठीक से उठाकर सामने रख सकता है। और इसके साथ कुछ हेड्स स्कूल में रखे जाते हैं। पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कौन से मैंडेटरी हैं, कौन से ऑप्शनल हैं। अलग अलग तरह के चार्जेस होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मान लो स्कूल के अंदर स्विमिंग है और मेरे बच्चे के या किसी के बच्चे को उससे एलर्जी है पानी से, तो वो क्यों उसके चार्जेस देगा स्विमिंग के? तो ये कुछ चार्जेस ऑप्शनल होने चाहिए, सभी के ऊपर थोपे ना जाएं। और फीस स्ट्रक्चर जो भी है वो पहले से ही इनके जो वेबसाइट होती है उसके पास ऊपर होना चाहिए। जितनी भी पेमेंट्स हैं जो हम पेमेंट्स करते हैं स्कूल को, वो सारी कैशलेस माध्यम से होनी चाहिए। जो कैश है उसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सारा झोल उसी में होता है।
और दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, तो क्या जरूरत है नए बिल को लाने की, क्योंकि उसके अंदर सेक्शन 17(3) दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट का साफ साफ कहता है कि किस तरह की स्कूल के जो फाइनेंशियल होंगे उनकी स्क्रूटनी होगी, और उसके बाद शिक्षा विभाग डिसाइड करेगा कि इनको फीस बढ़ाने का परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसको ठीक से लेकर के आना चाहिए था अपने इस फी फिक्सेशन बिल के अंदर, अगर सरकार वास्तव में उसकी मंशा ठीक है तो। मैंडेटरी सीएजी ऑडिट सभी स्कूलों का कर देना चाहिए। सपोज करो किसी स्कूल का 5 साल पहले ऑडिट हुआ सीएजी से और पिछले साल नहीं हो पाया और फीस स्कूल ने अभी बढ़ाई है, तो ऑडिट वहां से हो जहां से छूटा था, कहीं से रह ना जाए। सीएजी ऑडिट पूरे साल का होना चाहिए, और अगर किसी का आज तक नहीं हुआ तो तब से हो जब से स्कूल बना हुआ है। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की हम डिमांड करते हैं, और साथ ही हम ये डिमांड करते हैं कि पीनल प्रोविजन भी इसके अंदर रखा जाना चाहिए। स्कूल के ऊपर एफआईआर हो, अगर किसी बच्चे को हरासमेंट करते हैं तो जेजे एक्ट में मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में राइट टू एजुकेशन एक्ट स्कूलों के ऊपर लागू हो 12वीं क्लास तक, और एक बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंदर स्कूलों को जेल जाने का प्रावधान इसके अंदर जरूर होना चाहिए। जेल कौन जाएगा? स्कूल को चलाने वाला चेयरमैन, स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल के मैनेजर। और साथ ही सभी स्कूलों के अंदर जो अनएडेड स्कूल भी हैं, चाहे सरकार से ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, डी नॉमिनी और ए बी नॉमिनी जो कि शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर होते हैं, क्योंकि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एसएमसी के द्वारा ही लिए जाते हैं। जब शिक्षा विभाग के अधिकारी वहां मौजूद हैं तो उनकी जवाबदेही सरकार क्यों नहीं फिक्स करती? वो वहां पे जाते हैं, चाय पानी पीते हैं, उनका कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है और वहां पे खुली छूट दे जाते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है अगर स्कूल कुछ गलत कर रहा है तो अपने शिक्षा विभाग को जाकर के बताएं, वहां पे उनकी जिम्मेदारी है ये। लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं कि कोई डी नॉमिनी सस्पेंड हुआ हो। तो आज हम अपनी जो है इसको यहाँ पे समाप्त करेंगे, और साथ में सरकार को एक बार चेतावनी भी देंगे कि 24 घंटे के अंदर अगर ये बिल सार्वजनिक नहीं किया जाता है तो हम सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। 14 तारीख का दिन हमने डिसाइड करा है। अगर कल तक आप लोगों के माध्यम से ये बिल सार्वजनिक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 14 तारीख को हम जंतर मंतर पर बैठने के लिए सांकेतिक हड़ताल करेंगे। सर, ये तो मेन फी की बात हुई, जो ओवरहेड चार्जेस हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन है या कई, अगर मीडिया के कुछ सवाल हैं तो वो आप अपने रेज कर सकते हैं। जो कंसर्न आप उठा रहे हैं ये मेजर कंसर्न हम लोगों का भी है, इसी के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी थी। मीडिया की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से हूं, मैं वही बताना चाह रहा हूं। हाँ, वो ये जो कंसर्न है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही तो है, कोई भी चार्ज हो हमने अपने ड्राफ्ट में ये सारी बातें लिखी हैं। हाँ। जो मेल कराया पीएम को, सीएम को, ये ड्राफ्ट में लिखा है हमने, और हमने सभी पेरेंट्स से वो मेल करवाई है। देखिए, शिक्षा निदेशालय में एक सेकंड, शिक्षा निदेशालय इसको स्कूल की एक इनकम के तौर पे ही देखता है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो। स्कूल को हम कोई भी पैसा देते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ स्कूल इनकम। कई ऐसे स्कूलों को मैंने स्टडी करा है, मैंने देखा है, उन्होंने मेन फी में कोई इंक्रीमेंट नहीं करी है, बल्कि सर दिस विल आल्सो कम इनटू स्कूल प्रॉफिट। ये स्कूल के प्रॉफिट है कि उन्होंने 100-200 रुपए का इसको भी हम मेन फीस में इंक्लूड कराते हैं, इसके लिए जवाबदेही तय करवाएंगे। इट विल आल्सो कम अंडर द फी हाइक। देखिए, वो अभी भी आज फिलहाल का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है उसमें है, अभी भी जो डीओई का जो सिस्टम है वो ये कहता है कि बहुत सारे हेड्स को आप अलग से ना दिखाएं, रूल का पार्ट है, कमी है उसके एग्जीक्यूशन। डीओई को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जो हेड ऑन जो है फीस का स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए, ट्यूशन फीस का पार्ट होना चाहिए, वो अलग से ना चार्ज, वो कमी। कई हजारों पेरेंट को वो दिक्कत है। तो ये 15% का आंकड़ा आपने कहां से लिया, पहले तो आप हमें ये बताइए, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग DSER एक्ट जो है उसको ओवरलैप कर रहा है, जो आपका कानून है। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि स्कूल की ऑडिट होनी चाहिए, DOE के पास पूरी पावर है फी को रेगुलेट करने के लिए। इसमें हाई कोर्ट की जजमेंट्स का भी हवाला है। DDA लैंड के ऊपर इसमें बार बार लिखा हुआ है, DDA लैंड पे जो स्कूल बने हुए हैं उनको प्रायर अप्रूवल की जरूरत है, प्रायर अप्रूवल की जरूरत है। ऐसी कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं। जब DDA ने लैंड दिया था, इनको किस शर्तों पे दिया था कि आप बिना पूछे फीस नहीं बढ़ाएंगे, प्रॉफिटेरिंग नहीं करेंगे, एजुकेशन को एवरीबडी की रीच में रखा जाएगा, सबकी रीच में रखा जाएगा। मगर क्या अब एजुकेशन कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ गई है, और क्या वो उसका
कमर्शलाइजेशन करने के लिए उसको हमारे ऊपर ये बिल थोपा जा रहा है। ना तो हमारे से कोई साझा की जा रही है बात, ना तो कोई हमें उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। कृपया करके इस पे जरा ध्यान दीजिए। ये पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं जो डीडीए लैंड पे है, सीएजी ऑडिट्स का है, और जो 15% का क्लॉज है वो बिल्कुल ही पेरेंट के हक में नहीं। अगर करना ही था तो एक्ट को अमेंड करते, ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से साफ तौर पर दिल्ली सरकार को एक चुनौती दे दी गई है। 24 घंटे का समय दिया गया है और कई 3 बड़ी मांगे रखी गई है। इस अध्यादेश को रोल बैक करने की बात कही जा रही है, तो वहीं अगर इस अध्यादेश को सरकार लेकर आई है तो उसको सार्वजनिक करने की भी मांग अब पेरेंट्स कर रहे हैं। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। क्या दिल्ली सरकार इस अध्यादेश को रोल बैक करके पेरेंट्स से साझा करते हुए इस पूरे मुद्दे पर कुछ आगे कदम उठाती है, या इसी तरीके से ये जो बिल है वो पूरी तरीके से पेरेंट्स के ऊपर थोपा जाता है? क्या जो भी कुछ इस रिपोर्ट में होता है आपको आगे बताते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 14 दिन।